नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ ही साथ जो दूसरे डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग ये भी देखेंगे कि उससे और क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सारे क्लासेस मेरे चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कैलकुलेट द करेंट I3 इन द सर्किट। ये एक सर्किट दिया गया है या फिर आप कहें तो एक नोड दिया गया है जिसमें कैलकुलेट करना है I3 की वैल्यू, इस करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। दोस्तों जैसा कि KCL स्टेट करता है, KCL कहता है कि सम ऑफ द ऑल द इनकमिंग, या फिर आप कह सकेंगे द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ पर्टिकुलर नोड इज इक्वल टू 0। एल्जेब्रिक सम जो होता है किसी नोड पे उसकी वैल्यू 0 होती है, या फिर सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट, ये होता है KCL के केस में। अब दोस्तों अगर KCL का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया जाए और KCL से और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ KCL जो उसका वर्किंग प्रिंसिपल है या फिर वो जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस पॉइंट को आप याद रखिए। KCL मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और KVL मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। अब अगर दोस्तों KCL के केस में n नंबर ऑफ नोड्स हो, KCL के केस में n नंबर ऑफ नोड्स हो तो उसके केस में जो टोटल डिफरेंट इक्वेशंस बनते हैं दोस्तों वो n-1 डिफरेंट इक्वेशन बनते हैं KCL के केस में। अब दोस्तों अगर बात करें KVL की तो KVL जैसा कि मैंने आपको बताया KVL लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है और इस केस में अगर n नंबर ऑफ नोड्स आते हैं KVL में और b नंबर ऑफ ब्रांचेज आते हैं KVL में, जो डिफरेंट नंबर ऑफ इक्वेशन बनेगा दोस्तों n-b-1, ये डिफरेंट नंबर ऑफ इक्वेशन बनेंगे KVL के केस में। अब आते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन पे। जैसा कि मैंने KCL के बारे में बताया, सम ऑफ इनकमिंग करंट एट अ पर्टिकुलर नोड इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट एट अ पर्टिकुलर नोड। अब ये नोड जस्ट इसे कंसीडर करें तो दोस्तों यहाँ पे इनकम, इस नोड के पास कौन कौन सी करंट आ रही है दोस्तों, ये I4 आ रहा है और I1 आ रहा है, और जा कौन कौन सा रहा है, I3 जा रहा है और I2 जा रहा है। मीन्स अगर सम ऑफ इनकमिंग करंट करें दोस्तों, सम ऑफ इनकमिंग करंट क्या हो जाएगा, I4 प्लस I1, I4 प्लस I1, और सम ऑफ आउटगोइंग करंट I2 प्लस I3। अब इसकी अगर सबकी वैल्यू दोस्तों यहाँ पे पुट कर दी जाए तो I4 की वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों 3, I1 की वैल्यू दिया हुआ है 7, इक्वल्स टू I2 की वैल्यू 2 प्लस I3। दोस्तों यहाँ से आपको क्लियरली मिल जाएगा I3 की वैल्यू 8 एम्पियर। जी हाँ दोस्तों, I3 की वैल्यू हो जाएगी 8 एम्पियर जो कि नोड से बाहर की तरफ जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 एम्पियर। तो दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। आप थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अब कुछ लोग दोस्तों इसमें ये कर देंगे कि थोड़ा सा इसमें समझने में उनको प्रॉब्लम हो सकेगी कि ये नोड है, इसमें कैसे KCL KVL कोई सर्किट तो ये है नहीं, कैसे अप्लाई करें। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से दे सकेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, 1 जूल पर कूलाम इज कॉल्ड। 1 जूल पर कूलाम इज कॉल्ड। इसको क्या बोला, जैसा दोस्तों आपने वोल्टेज का डेफिनेशन आपने अगर देखा होगा तो वर्क डन बाय अ चार्ज कैरियर, वर्क डन बाय अ चार्ज कैरियर इज नोन एज वोल्टेज। तो दोस्तों वर्क डन बाय चार्ज कैरियर अगर इसको देखा जाए तो वोल्टेज का ये डेफिनेशन होता है। तो वोल्टेज का डेफिनेशन हो जाता है दोस्तों वर्क डन बाय अ चार्ज इज नोन एज वोल्टेज। तो वर्क का दोस्तों यूनिट यहाँ पे क्या हो जाता है, जूल या फिर एनर्जी, आप इसे कह सकेंगे एनर्जी अपान चार्ज का कूलॉम। तो यहाँ से आप कह सकेंगे द रेशियो ऑफ या फिर जूल पर कूलॉम इज नोन एज वोल्ट। जी हाँ दोस्तों, जूल पर कूलॉम इज नोन एज वोल्ट। दोस्तों और भी क्वेश्चन जैसे करंट पे पूछा जाता है, तो करंट की अगर बात करें तो करंट I इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज मीन्स dq अपॉन dt
मीन्स चार्ज एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चेंज हो रहा है वो डिफाइन करता है करंट को। तो इसका यूनिट हो जाएगा C अपान, चार्ज की यूनिट अगर कूलाम ले, कूलाम पर सेकेंड ये हो जाएगा। तो एम्पियर की वैल्यू कूलाम पर सेकेंड भी होता है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को और उसके आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों जैसा कि केमिस्ट्री भी आपके सिलेबस में है तो IUPAC का फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिए। IUPAC का दोस्तों फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री फुल फॉर्म होता है IUPAC का। इस पर भी पूछा जा सकता है क्योंकि आप देख रहे होंगे एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म्स बहुत ही आ रहे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। जैसा कि मैंने बहुत बार आप लोगों से एक्सप्लेन भी किया है, जब भी अस्टेबल, बाई स्टेबल, मल्टी वाइब्रेटर के बारे में पूछा जाता है तो मैं उसके बारे में बेसिकली बता ही देता हूं। दोस्तों अगर बात करें अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तो यहाँ से ये क्लियर है, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मीन्स इसके पास कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होते, सिर्फ 2 सेमी स्टेबल स्टेट होता है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के केस में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एन अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हैव नो स्टेबल स्टेट। जी हाँ दोस्तों, नो स्टेबल स्टेट इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब अगर बात आए दोस्तों बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की, तो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के पास बाई वर्ड का मीनिंग होता है 2, मीन्स इसके पास 2 स्टेबल स्टेट होते हैं, 2 स्टेबल स्टेट होते हैं और कोई भी क्वासी स्टेबल स्टेट नहीं होता, सिर्फ इसके पास दोनों स्टेबल स्टेट ही होते हैं। अब अगर बात करें मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की दोस्तों, तो मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में मोनो का मीनिंग होता है 1, मीन्स इसके पास एक स्टेबल स्टेट होता है, एक स्टेबल स्टेट होता है और एक सेमी स्टेबल स्टेट जिसे क्वासी स्टेबल स्टेट भी बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि एन टाइप ऑफ सिलिकॉन इज ऑब्टेन बाय डोपिंग सिलिकॉन विथ। सिलिकॉन को किससे आप डोपिंग करेंगे तो एन टाइप का आपको मटेरियल मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एन टाइप ऑफ मटेरियल एक एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ मटेरियल होता है। एन टाइप एंड पी टाइप ये एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स होते हैं, क्योंकि जब हम इंट्रिंसिक मटेरियल में जो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें इम्प्योर मटेरियल की डोपिंग करते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करते हैं, तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल बोलते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल किसे कहते हैं, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल को प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, या फिर उल्टा भी पूछ सकता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। अब जब प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में दोस्तों हम जब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ या फिर आप कह सकते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ को एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ भी बोला जाता है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनता है। जी हाँ दोस्तों, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल बनता है जब हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी से डोपिंग करते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी से डोपिंग करते हैं। और पी टाइप मटेरियल बनाने के लिए जो डोपिंग रिक्वायर होता है दोस्तों, बोरॉन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़। और भी एग्जाम्पल्स हैं ट्राईवैलेंट एंड पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ के, मैंने आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में बहुत ही डिटेल से बताया है, आप एक बार जाके उसे ज़रूर देख लें। अब अगर बात करें दोस्तों एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल कैसे ऑब्टेन होगा, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ की डोपिंग करते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ या फिर डोनर एटम्स का, पेंटावैलेंट या फिर डोनर इम्प्योरिटीज़ का जब आप डोपिंग करते हैं, इनसे डोपिंग करते हैं तो एन टाइप ऑफ मटेरियल बनते हैं। दोस्तों पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ में 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर सेल में, या फिर आप कह सकेंगे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में, तो 4 तो कंबाइन हो जाते हैं नेबरिंग एटम से, एक वहाँ पे फ्री होता है जो कि पार्टिसिपेट करता है कंडक्शन में, जैसे ही उसको एक्सटर्नल सप्लाई या एक्सटर्नल हीट उस पर देते हैं। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ या फिर डोनर इम्प्योरिटीज़ का, वो फॉस्फोरस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़। मीन्स अगर आपको सिलिकॉन को बनाना है एन टाइप ऑफ मटेरियल, तो उसमें आप अगर फॉस्फोरस से डोपिंग करते हैं तो वो एन टाइप ऑफ मटेरियल बन जाएगा। अब अगर सिलिकॉन में अगर आप बोरान की डोपिंग करते हैं दोस्तों, तो वो पी टाइप ऑफ मटेरियल बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में
फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में बताया है। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैंने आपको इधर समझा ही दिया। लेकिन और भी क्लियर आपको करना है तो आप मेरे लेक्चर्स को एटलीस्ट एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए उसके बाद भी आप देख सकते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये दोस्तों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप समझते होंगे डिफरेंस सिंक्रोनस और असिंक्रोनस सर्किट के बीच में, तो आप इसका आंसर 1 सेकंड में दे देंगे, अदरवाइज आप सोचते रह जाएंगे, आंसर गलत करके आ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, अ 4-बिट सिंक्रोनस काउंटर यूजेज फ्लिप फ्लॉप्स विथ प्रोपगेशन डिले ऑफ 25 नैनोसेकेंड। मीन्स सिंक्रोनस काउंटर दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि जो प्रोपगेशन डिले है सभी फ्लिप फ्लॉप का वो 25 नैनोसेकेंड है सबका। द मैक्सिमम पॉसिबल टाइम रिक्वायर्ड फॉर चेंज ऑफ स्टेट विल बी। स्टेट को चेंज करने के लिए कितना टाइम पीरियड रिक्वायरमेंट होगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग ये सोचेंगे कि हर एक फ्लिप फ्लॉप का चार फ्लिप फ्लॉप दिए हैं और सबका प्रोपगेशन डिले 25 नैनोसेकेंड है, तो सबको ऐड कर दो भाई, 100 नैनोसेकेंड आप मिल जाएगा। आंसर 100 यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, खट से मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे और कहेंगे कि मैंने तो अटेम्प्ट करके आया था और बहुत ही अच्छे एकदम एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्ट करके आया था। लेकिन यहाँ पे खेल है इस वर्ड का, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस का। जैसा कि आपको पता है सिंक्रोनस सर्किट में एक ही बार में आप क्लॉक पल्स अप्लाइड करते हो सभी फ्लिप फ्लॉप्स को। जी हाँ दोस्तों, सभी फ्लिप फ्लॉप्स को एक ही बार में आप क्लॉक पल्स अप्लाई करते हो, जिसके कारण सिंक्रोनस सर्किट फास्टेस्ट काउंटर के कैटेगरी में आता है। अब दोस्तों बात करें तो एक ही बार में अगर आप क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हो सबको, तो आउटपुट आपका स्टेट भी एक ही बार में चेंज हो जा रहा है। एक ही बार में स्टेट चेंज हो जाएगा, मीन्स इसका जो आउटपुट होगा वो सभी फ्लिप फ्लॉप्स के प्रोपगेशन डिले पे डिपेंड नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा प्रोपगेशन जिस भी फ्लिप फ्लॉप का मैक्सिमम प्रोपगेशन डिले होगा उसका। जस्ट अब अगर आप कंसीडर करें कि 4 फ्लिप फ्लॉप्स दिए हुए हैं, इस केस में अगर एक का 10 नैनोसेकेंड है, एक का 20, एक का 30 और एक का फिर 10 नैनोसेकेंड है, तो और ये सिंक्रोनस काउंटर है। पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर 25 नैनोसेकेंड हो जाएगा, इसलिए कि सिंक्रोनस काउंटर के केस में जो आउटपुट आता है दोस्तों वो एक ही क्लॉक पल्स अप्लाइड करने से आता है, तो प्रोपगेशन डिले सिर्फ एक ही फ्लिप फ्लॉप का प्रोपगेशन डिले काउंट होता है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा डिले नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इसको फास्टेस्ट बोला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे 25 नैनोसेकेंड सबका है, तो इसका इसलिए जो जब भी बात आए सिंक्रोनस काउंटर की तो ऑप्शन में आप वही मारिएगा जो आपको सबसे मैक्सिमम, ऑप्शन में नहीं, जो फ्लिप फ्लॉप एक फ्लिप फ्लॉप का प्रोपगेशन डिले दिया हो वही आंसर हो जाएगा सिंक्रोनस काउंटर के केस में। अब दोस्तों जैसा कि मैं आपको समझा रहा था, अगर 4 फ्लिप फ्लॉप्स हो वो सिंक्रोनस सर्किट में कनेक्टेड हो और एक का 10 हो, दूसरे का 20 हो, फिर 30 हो, फिर 10 हो प्रोपगेशन डिले, तो इस केस में दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस केस में आंसर जो हो जाएगा 30 नैनोसेकेंड हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। इसलिए कि एक पर्टिकुलर उस पूरे सीक्वेंस के एक बिट को चेंज होने में तो 30 नैनोसेकेंड लगेगा, तो 30 नैनोसेकेंड लगेगा, मीन्स कंप्लीट आउटपुट चेंज होने में मैक्सिमम यहाँ पे हम यूज करेंगे मैक्सिमम प्रोपगेशन डिले सिंक्रोनस काउंटर के केस में। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे सकेंगे। याद रखिएगा वर्ड सिंक्रोनस काउंटर फास्टेस्ट काउंटर होता है, क्योंकि इसमें एक ही साथ में सबको क्लॉक पल्स अप्लाइड, सबको क्लॉक पल्स दिया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन से, नॉइज पार्ट से, कि व्हाइट नॉइज इज दैट सिग्नल हुज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। जैसा कि आपको पता है व्हाइट नॉइज पूरे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे फैला होता है, इसके कारण उसको व्हाइट नॉइज बोलते हैं। और इसका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है दोस्तों वो फ्लैट होता है, फ्लैट स्पेक्ट्रल डेंसिटी होता है इसका वाइट नॉइज का, ये पूरे फ्रीक्वेंसी पे फैला होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वाइट नॉइज इज दैट सिग्नल हुज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हैज़ फ्लैट स्पेक्ट्रल डेंसिटी। जी हाँ दोस्तों, इसके पास फ्लैट स्पेक्ट्रल डेंसिटी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैज़ फ्लैट स्पेक्ट्रल डेंसिटी।
दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा वोल्टेज रेगुलेटर से। जी हाँ दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेटर से और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मैंने अपने वोल्टेज रेगुलेटर वाले चैप्टर में बहुत ही आसानी से आपको बताया है। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने लेक्चर को मिस किया है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ, मेरा काम है आपको बताना। अब अगर बात करें दोस्तों LM7815 ये IC नंबर है रेगुलेटर का, तो इससे कैसे पता करते हैं कि ये प्लस वोल्टेज में देगा कि माइनस वोल्टेज में देखा और कितना वोल्टेज आउटपुट देगा रेगुलेट करके। अब दोस्तों यहाँ पे जब भी आप देखें वोल्टेज रेगुलेटर की IC LM78, बेसिकली जो इसकी सीरीज होती है LM78N79 सीरीज होती है, बाद की ये लास्ट के 2 डिजिट दिए होते हैं और ये 7879 सीरीज होते हैं। जब भी दोस्तों LM78 सीरीज आएगा तो इस केस में ये वोल्टेज रेगुलेटर पॉजिटिव वोल्टेज देता है, इस वर्ड को याद रखिएगा। 78 मीन्स पॉजिटिव वोल्टेज देगा आउटपुट पे, और 79 है मीन्स ये वोल्टेज रेगुलेटर आउटपुट पे नेगेटिव वोल्टेज देगा। ये 2 पॉइंट आप क्लियर रखें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 2 डिजिट होता है वो डिसाइड करता है आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटर का। जी हाँ दोस्तों, अगर LM7905 दिया गया है तो इसका आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा दोस्तों 79 से हो जाएगा माइनस और 05 से 5 वोल्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर वोल्टेज रेगुलेटर की IC ये दी गई है तो उसका जो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा -5 वोल्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब अगर बात करें इस क्वेश्चन की IC LM7815, तो ये दोस्तों LM78 है, 78 है मीन्स पॉजिटिव वोल्टेज देगा, और कितने पॉजिटिव वोल्ट देगा दोस्तों 15 वोल्ट पॉजिटिव वोल्टेज देगा। तो इस IC का जो दोस्तों आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा 15 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा इस IC का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वोल्टेज रेगुलेटर विद अ +15 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा इसका आंसर। अब अगर बात करें यहीं पे LM7915 दिया होता दोस्तों तो आंसर क्या होता। अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो प्लीज़ आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे कि अगर इस IC का नाम LM7915 होता तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता। प्लीज़ अगर आपको पता चल गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के केस में। एक ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर मोड हैज़। कॉमन एमिटर मोड के केस में दोस्तों ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट होता है वो इनपुट से 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज होता है, जैसा कि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसी प्रिंसिपल का, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके उसको एज ए इन्वर्टर भी यूज किया जाता है। बट अगर बात करें कॉमन एमिटर मोड का, तो कॉमन एमिटर, अब मैं जब सबका इनपुट और आउटपुट बता देता हूँ। कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर। दोस्तों कॉमन एमिटर के केस में इनपुट इम्पीडेंस मीडियम होता है और आउटपुट इम्पीडेंस भी मीडियम होता है। जी हाँ दोस्तों, इनपुट और आउटपुट दोनों मीडियम वैल्यू होते हैं कॉमन एमिटर के केस में। अब अगर बात करें कॉमन बेस एम्पलीफायर के केस में, तो इसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ही कम होता है। अगर आइडियली बात करें तो 0 होता है और आउटपुट इम्पीडेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आइडियली बात करें दोस्तों तो इनफाइनाइट होता है। ठीक है। अब अगर बात करें कॉमन कलेक्टर की, तो दोस्तों कॉमन कलेक्टर का इनपुट इम्पीडेंस आपको पता है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन कराया जा चुका है। कॉमन कलेक्टर का इनफाइनाइट आइडल केस में या फिर बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है इनपुट रेजिस्टेंस की। अब अगर आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें कॉमन कलेक्टर का, तो बहुत ही कम या आइडली 0 होता है। दोस्तों एक बात मैंने और बताया था, वो ये था कि कॉमन कलेक्टर का जो वोल्टेज गेन होता है वो 1 होता है। वोल्टेज गेन 1 होता है, कॉमन बेस का करंट गेन 1 होता है, जिसके कारण इसको करंट एम्पलीफायर बोला जाता है और इसको कॉमन कलेक्टर को दोस्तों वोल्टेज एम्पलीफायर बोला जाता है। दोस्तों एक बात और आपको दिख रहा होगा यहाँ से, अगर इनके इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखें तो ये जो कॉमन बेस एम्पलीफायर है, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये शंट सीरीज एम्पलीफायर है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, शंट सीरीज एम्पलीफायर है ये कॉमन बेस एम्पलीफायर। शंट है इनपुट में, मतलब बहुत ही कम रेजिस्टेंस होगी, आइडियली 0, और आउटपुट में इनफाइनाइट है मीन सीरीज में। तो ये आपको दिख रहा होगा कि कॉमन बेस शंट सीरीज की तरह वर्क कर रहा है, तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर बात करें यहाँ से
कि कॉमन कलेक्टर की, तो दोस्तों ये आपको यहाँ पे क्लियरली लग रहा होगा कि ये सीरीज शंट एम्पलीफायर की तरह वर्क कर रहा है। इनफाइनाइट इनपुट है मीन्स सीरीज शंट एम्पलीफायर की तरह वर्क कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, लेकिन आपको नहीं घूमना है, आपको सभी कॉन्सेप्ट को समझना है। और सभी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन चाहे वो जितना घुमाए, आप उन्हें घुमा के पकड़ लेंगे। जैसे वो घूमेंगे वैसे वैसे पीछे पीछे आप भी घूमते हुए जाएंगे और उसका आंसर देख के चले आएंगे। तो क्वेश्चन कितना भी घुमाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आंसर उसका ज़रूर दे पाएंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें, और जो क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसके एक्सप्लेनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते होंगे, मुझे पता है आप लोगों के लिए। दोस्तों अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मुझे खुशी होगी आप लोगों का फीडबैक और सजेशन जान करके। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को भी पता है कि क्लास में अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर से बनाता हूं, तो उतना बेटर तरीके से आप लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि मैं और बेटर तरीके से कुछ टूल्स खरीद सकूं और मैं बेटर तरीके से क्लास को पढ़ा सकूं, क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं, तो दोस्तों मैंने अपना UPI ID डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जा करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं कुछ टूल्स ले सकूं और बेटर तरीके से क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं। दोस्तों ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो ये कोई भी ऐसा नहीं मैंडेटरी नहीं है। अगर आप करेंगे तो मुझे खुशी होगी और मैं जल्द से जल्द कुछ टूल्स ले सकूँगा और बेटर तरीके से आप लोगों के लिए क्लास लेके आ सकूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।